मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का यह संस्कृत चैप्टर होगा, जो आपके संस्कृत चैप्टर का नाम प्यूसम है। उसी प्यूसम से आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास संस्कृत का 10th का सब्जेक्ट संस्कृत, और यह संस्कृत जो होगा भारतीय संस्कार से होगा। यानी जो एग्ज़ाम में प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह प्रश्न इन्हीं चैप्टरों से आते हैं, और वह प्रश्न जो होते हैं हिंदी में आते हैं। तो संस्कृत है तो सबसे पहले उसको जानना जरूरी है हिंदी में, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न हिंदी में पूछते हैं और हिंदी से प्रश्न आते ही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आपके वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले लिखे हुए हैं, मेरे चैनल कोचिंग का नाम है अमित एजुकेशन सेंटर, पहले सरियतपुर, और क्लास 10th माय यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन सेंटर 21। यानी आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और सर्च बार में लिखेंगे अमित एजुकेशन सेंटर 21 लिखेंगे तो मेरा चैनल खुल कर आएगा। उस पर आपको सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको उस पर मिलेगा। साथ में पर लिखा हुआ है संपर्क सूत्र, यानी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8809754459। ये मेरा संपर्क सूत्र है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या आप इस पर हमें व्हाट्सअप करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये मेरा नहीं और नंबर है 8809754459, ठीक है ना। यही है जिस पर आप व्हाट्सअप और मोबाइल नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस पर लिखा गया है भारतीय संस्कार, और इसे हम प्रश्न बनाकर लाए हैं लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, है ना। इस 10 से 15 क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ना इससे रिलेटेड प्रश्न छूटेंगे और ना ही छूटेंगे आपके ऑब्जेक्टिव। अगर इस 17 प्रश्न को देख लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेंगे, है ना। और आपको कन्फर्म कंसेप्ट क्लियर करना है तो इस चैप्टर को हम पहले वाले वीडियो में पढ़ाकर अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप वीडियो देख करके और अपने कंसेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन आंसर पर। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान देंगे। एक में है कि प्राचीन काल में शिशु को, है ना, प्राचीन काल में शिशु को दोस्तों, शिशु को ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता था। प्राचीन मतलब होता है पहले के समय में जो शिष्य हुआ करते, शिष्य मतलब उसको कहा जाता है ना, जो किसी से ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है। जो ज्ञान प्राप्त करने वाले को शिष्य कहा जाता है, ज्ञान प्राप्त करने वाले को शिष्य कहा जाता है। तो पहले के समय में गुरुजी जो शिक्षा देते थे वह आज के समय में हम लोग स्टूडेंट कहते हैं, लेकिन उस समय में स्टूडेंट को शिष्य कहा जाता था। तो वही कहा गया कि प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता था। देखिए पहले क्वेश्चन समझेंगे, प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता था। तो दोस्तों कहिएगा क्योंकि शिक्षा संस्कार के अंतर्गत, है ना, अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयन संस्कार, है ना, किसान संस्कार, और उसके बाद में एक और है समावर्तन संस्कार, ये आते हैं। इसमें क्या होते हैं कि गुरुजी आते हैं और बच्चे को अपने घर लेकर जाते हैं शिक्षा देने के लिए। गुरुजी बच्चे को अपने घर ले जाकर के शिक्षा देते हैं, और वो बच्चा यानी वह शिष्य गुरु के आश्रम में रह करके, है ना, आज्ञा का पालन करके जो अध्ययन करता है उसी अध्ययन को ब्रह्मचर्य का नियम कहा जाता है। किसे कहता है? नियम। तो जो ब्रह्मचर्य के नियम को पालन करता है उसे ब्रह्मचारी क्या कहता है? ब्रह्मचारी। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे ध्यान देखिए। कहा गया प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता था, तो लिखिएगा क्योंकि शिक्षा संस्कार के अंतर्गत अक्षरारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत और समापवर्तन संस्कार आते हैं। कोई दिक्कत ना, कहिएगा क्योंकि शिक्षा संस्कार के अंतर्गत अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयन संस्कार, है ना, और बाद में आ जाएगा
किसान संस्कार, समापवर्तन संस्कार, ये सारे के सारे है ना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना होता है। यानी उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि गुरु जी शिष्य को अपने घर लेकर जाएंगे और शिष्य वहाँ पे शिक्षा के सभी नियम का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। शिष्य वहाँ पे शिक्षा के सभी नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। वे सब नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाहित होते हैं। जितने भी सारे नियम होते हैं गुरु के घर रहकर पढ़ना, वे सारे के सारे नियम ब्रह्मचर्य व्रत में क्या होते हैं? समाहित होते हैं। इसलिए प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। कोई दिक्कत? कहेगा प्राचीन काल में है ना शिष्य को ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता था? तो सीधा कहिएगा क्योंकि शिक्षा संस्कार के अंतर्गत है ना अक्षरारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, किसान संस्कार और समापवर्तन संस्कार आते हैं। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि शिष्य को गुरु अपने घर ले जा करके शिष्य को शिक्षा देना। वे शिष्य है ना सारे नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। उन्हीं नियमों को ब्रह्मचर्य के नियम होते हैं, क्या होते हैं? या अंतर्गत आते हैं। इसीलिए है ना प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। कोई दिक्कत ना है? समझ में आ गया? मतलब सीधा लिखेगा कि शिक्षा संस्कार के अंतर्गत अक्षरारंभ है ना, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, किसान संस्कार और समापवर्तन संस्कार आते हैं। कोई दिक्कत? उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु जी शिष्य को अपने घर ले जाकर शिक्षा देते हैं। जो शिष्य है ना इन गुरु के नियमों का पालन करके अध्ययन करते हैं, ये सारे नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाहित होते हैं। जो है ना जो शिष्य ब्रह्मचर्य व्रत के नियमों को पालन करते हैं उसे क्या कहता है? ब्रह्मचारी कहा जाता है। कोई दिक्कत है ना? लिखा जाएगा हो? कोई दिक्कत? आगे चले? लिखा जाएगा ना? आगे चले हो? लिखा जाएगा ना? सबको हो जाएगा? अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ 2 नहीं 3 लिखा गया, 2 नंबर होगा। कहा गया संस्कार कितने होते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन करें। मतलब संस्कार कितने होते हैं, उनमें विवाह जो जितने होते हैं उस सब का नहीं, सिर्फ विवाह संस्कार का वर्णन करना है। यानी संस्कार कितने होते हैं पहले ये बता दीजिए, उसके बाद में सिर्फ विवाह संस्कार का वर्णन करना है कि विवाह संस्कार का मतलब क्या होता है। तो एकदम आप सही सोच रहे हैं। विवाह संस्कार हुए जो शादी ब्याह होता है नहीं है, जिसमें हम लोग जाते हैं, जे बारात में दारू न चले वो बारात बेकार बटे, सुने ना? तो बस वही बारात, वही शादी की बात किया जा रहा है। संस्कार कितने होते हैं पहले ही बता दीजिए। तो दोस्तों लिखिएगा संस्कार 16 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं? 16। संस्कार कितने होते हैं? 16। यानी एक का प्रश्न समाप्त हो गया। पूछेगा संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार 16 होते हैं। कोई दिक्कत? अब कह रहा है अभी 16 संस्कार में है ना कौन कौन संस्कार आते हैं लिख देंगे। तो 16 संस्कारों को नाम पहले सुन लेंगे सभी लोग ध्यान से। 16 संस्कार कौन होते हैं नाम सुन लेंगे ध्यान से। पहला है, ध्यान देंगे, जन्म से पूर्व संस्कार तक गर्भाधान सुनेंगे। 16 संस्कार कौन कौन होते हैं नाम सुन लेंगे। पहला का नाम है ना पुंसावनम, गर्भाधानम। दोस्तों पहला का नाम है गर्भाधानम, दूसरा का नाम है पुंसावनम, तीसरा का नाम है सीमंतोनयनम, कोई नहीं बोलेंगे। चौथा का नाम है ना चौथा का नाम है आपका जात कर्मण। पांचवा का नाम है आपका नामकरणम। छठा का नाम है निष्कर्मणम। सातवां का नाम है अनप्रश्नम। आठवां का नाम है चूड़ाकर्मम। 9वां का नाम है कर्णवेदित है ना, और 10वां का नाम है अक्षारंभ। 11वां का नाम है आपका उपनयन संस्कार। 12वां का नाम है आपको बताते हैं 12वां का नाम वेदारंभ। 13वां का नाम है किसान। 14वां का नाम है समवर्तन। 15वां का नाम है विवाह संस्कार और 16वां का नाम है अंत्येष्टि संस्कार। बता दिए ना।
तो ये सारे संस्कार में सबका बात नहीं पूछ रहा है, विवाह संस्कार का बात पूछ रहा है ना। तो बस विवाह संस्कार को लिख देंगे, है ना। चलिए, तो विवाह में क्या होता है उसको लिख देते हैं, लिखेंगे। विवाह संस्कार पवित्र संस्कार है जहाँ विविध विधान कर्मकांड होते हैं, जहाँ विविध विधान क्या होते हैं, कर्मकांड होते हैं। उसी कर्मकांड में से पहला है वाग्दानम, दूसरा है मंडप निर्माण, तीसरा है वधू के घर, है ना, वधू के घर पर वर पक्ष का स्वागत, चौथा उसके बाद लिखेगा वर वधू का परस्पर निरीक्षण, है ना। कन्यादान होगा दोस्तों, न्यायदान लिख दिया गया है। कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहणम, सिंदूरदान इत्यादि होते हैं। ये सभी जगहों पर प्रायः विवाह संस्कार आयोजन होते हैं। दोस्तों पूछ रहा है संस्कार कितने होते हैं, तो 16। कह रहा विवाह संस्कार को वर्णन करें, तो बस कुछ नहीं करना है, लिख दीजिएगा कि संस्कार 16 होते हैं, है ना। उनमें से विवाह संस्कार को पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह संस्कार में कितने कर्मकांड होते हैं, सारे कर्मकांड को लिख देंगे, इसका आंसर बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होता है। और वैवाहिक कार्यक्रम जो होता है सब जगहों को एक समान होता है। कोई डाउट किसी को आया कि नहीं समझ में? सबको आ गया ना। विवाह संस्कार लिखा जाएगा ना। विवाह संस्कार में क्या होता है, तो लिखिएगा मंडप निर्माण, है ना, कन्यादानम, सिंदूरदानम, उसके बाद में पानी ग्रहणम, है ना, अग्निस्थापनम इत्यादि, ये सारे क्या होते हैं, विवाह संस्कार के अंतर्गत होते हैं। इतना लिख देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तैयार। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगला चलते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन, विवाह संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है? विवाह कह रहे हैं, गलती, सॉरी। भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है? भारतीय संस्कार का जो वर्णन है वह किस संस्कार में हुआ है, किस रूप में हुआ है, इसका वर्णन करना है। यानी भारत का जो संस्कार है यह किस रूप में हुआ है, इसको बताना है। तो लिखिएगा दोस्तों, भारतीय संस्कृति अनूठी है। अनूठी मतलब होता है बहुत अच्छा है। भारतीय संस्कृति कैसी है, अनूठी है। जन्म से पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुपम उदाहरण संसार के अन्य देशों में नहीं, केवल भारत में ही मिलता है। लिखिएगा कि भारतीय संस्कृति जो है वह अनूठी है। जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्यु के बाद यानी अंत्येष्टि संस्कार तक जो अनुपम उदाहरण है, यह सारे के सारे भारत में देखने को मिलता है। कोई दिक्कत है ना। उसी में लिख दीजिएगा, आज संस्कार सीमित नहीं, इसको व्यंग रूप में प्रयोग किया जा रहा है। मतलब भारत की संस्कार कैसा है इसके बारे में लिखना है। नवा समझ में आओ, भारत के संस्कार कैसे इसके बारे में लिख देना, हो जाएगा ना। फिर इसमें लिख दीजिएगा, संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है। संस्कार जो है किसकी रचना करता है, व्यक्तित्व की रचना करता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होता है। संस्कार मानव में परिमार्जन का मतलब होता है कि ज्ञान को अर्जन करना। यानी संस्कार का उद्देश्य होता है ज्ञान को अर्जन करना और दोष को दूर करना, गुणों का समावेश करने के योगदान करते हैं। मतलब कहेगा सीधा कि भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में मिलता है, तो कहिएगा भारतीय संस्कृति जो है अनूठी है। कैसी है, अनूठी है। यहाँ यानी भारत में जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार तक जो उदाहरण देखने को मिलता है, यह भारत के सिवा किसी दूसरे देश में नहीं मिलता है। भारत में आज संस्कार शब्द जो है क्या है, सीमित है ना, लेकिन इसका प्रयोग व्यंग रूप में किया जा रहा है। संस्कार से व्यक्तित्व की क्या होती है, रचना होती है। संस्कार है ना, लिखेंगे संस्कार से मानव में परिमार्जन यानी गुण का अर्जन और दोषों का दूर होता है। इतना ही लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? लिखा जाएगा ना, सबको लिखा जाएगा, याद हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन,
4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे ध्यान से। याद हो रहा है ना, लिखा जाएगा सबसे अलग क्वेश्चन है। इसमें से एग्जाम में जो संस्कार हम पढ़ा रहे जितने क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपके एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से रहना एकदम अनिवार्य है। अगर नहीं रहेगा तो एग्जाम मान लीजिए नहीं होगा। सब्जेक्टिव बात बोल रहे हैं, इसीलिए हम कह दे रहे हैं अगर इसमें से नहीं आया तो समझ लीजिए कि आपका एग्जाम में नहीं होगा। इसीलिए इसमें से क्वेश्चन को रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपका एग्ज़ाम जनवरी मार्च में होगा, फरवरी में, हम 7 महीने पहले ही बता दे रहे हैं एग्जामिनर इसी में से क्वेश्चन देगा। ये बस सुन लीजिए पहले। भले मेरा काम है कहना, आप लिखे या ना लिखे, कम से कम मेरा काम है कह देना। आप अगर मान लीजिए आप यादें कर लेते हैं, यादें कर दे तो इससे कोई पहाड़ तो टूट नहीं जाएगा, बेकार तो हो नहीं जाएगा, फायदा करेगा। अगर मान लीजिए कहीं आइए गया और कहीं क्वेश्चन याद नहीं हो तब उस समय आपको क्वेश्चन मन करेगा, साफ जैसे पानी के बिना मछली छटपटाता है छटपटाइएगा साफ। बात है ना। तो एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन का रहना बहुत जरूरी है। हम दावा ठोक कर रहे हैं, हमसे लिखवा लीजिए, रहेगा निश्चित, है ना, हम कह दे रहे हैं। चलिए ध्यान देंगे, हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। लड़का, हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, मतलब अगर हमारे पास संस्कार नहीं होगा तो हम कैसन होंगे। कहो तो ये बताना है हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। चाहे क्वेश्चन ही रहेगा चाहिए रहेगा कि मनुष्य के जीवन में संस्कार की क्या उपयोगिता है। मतलब अगर किसी मानव को संस्कार का महत्व नहीं पता है, संस्कार नहीं जानता है तो उसका जीवन कैसा होगा। या अगर आप जिंदा हैं तो आपको संस्कार की क्या उपयोगिता है इसके बारे में बताना है। संस्कार की क्या उपयोगिता है, आपके लिए संस्कार क्यों उपयोगी है, ये बात को बताना है। क्या आपके लिए संस्कार उपयोगी है? एकदम है। संस्कार जितना उपयोगी है उससे ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ उपयोगी नहीं है। इसीलिए संस्कार का होना क्या है, जरूरी है। तो किस प्रकार उपयोगी है, चलिए प्रश्न में देख लेते हैं। कहा गया है हमारे जीवन में संस्कार का व्यापक महत्व है। व्यापक मतलब बहुत बड़ा, सीमित नहीं। हमारे जीवन में संस्कार का जो महत्व है वह व्यापक है। क्या है? व्यापक है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। किससे होता है? संस्कार से। यानी प्राचीन का जो समय में जो ज्ञान प्राप्त होता था वो किससे प्राप्त होता है? संस्कार से प्राप्त होता है। सभी संस्कार मानव के अवगुणों को, है ना, शुद्ध करने में, दोष को दूर करने में और गुणों ग्रहण करने में योगदान करता है। संस्कार जो है ना, ये आपके जितने अवगुण है उसको दूर करने में और गुण को ग्रहण करने में योगदान करता है। तो बोलिए, आपके अंदर से अगर अवगुण निकल जाए, अगर गुण रह जाए, तो बोलिए आप अच्छे आदमी कहलाएंगे ना कहलाएंगे? तो बोलिए आप अच्छे आदमी किन कारणों से कहलाएं? संस्कार से। किन से कहलाएं? संस्कार से। कोई दिक्कत है ना है? कहेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। चाहे ये पूछेगा कि मनुष्य के जीवन में संस्कार की क्या उपयोगिता है, तो कहिएगा संस्कार हमारे जीवन में, संस्कार का हमारे जीवन में व्यापक महत्व है। कैसा महत्व है? व्यापक। संस्कार से ज्ञान की प्राप्ति होती है। संस्कार से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके द्वारा जितने हमारे अंदर अवगुण है उसका दूर होता है और हमारे अंदर गुण का क्या होता है? समावेश होता है। क्या होता है? समावेश होता है। और यही समावेश के कारण हम अच्छे से अच्छे मानव, व्यक्ति और इंसान बन पाते हैं। अगर किसी मानव में अगर संस्कार नहीं है ना, तो समझो एकदम जानवर के समान है। किसी समान है? वो अगर मान लीजिए कतनों पढ़ लिख ले, अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है तो उसका सारा पढ़ना लिखना बेकार। भले वो डीएम साहब क्यों नहीं हो, है ना, अगर उनके अंदर संस्कार नहीं है तो सारा पढ़ाई लिखाई क्या है? बेकार है। इसीलिए अधिकारी बनने के साथ साथ संस्कार का होना क्या है? जरूरी है। कोई दिक्कत? अगर आपके अंदर संस्कार है तो आप सब कुछ हैं, संस्कार नहीं है तो आप कुछ नहीं है। कोई दिक्कत? जानवर के? तो बोलिए आपके अंदर संस्कार का महत्व है कि नहीं है? लिखा जाएगा, ऑटोमेटिक लिखा जाएगा ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
फिर आ गया विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं। चाहे एक क्वेश्चन पूछेगा कि विवाह संस्कार का वर्णन करें, चाहे कह देगा विवाह संस्कार में होने वाले कर्म कांडों के बारे में लिखें। यानी क्वेश्चन क्वेश्चनों रहे विवाह के बारे में पूछता है तो जितना जितना कांड विवाह में होता है सारे कांड को लिख देंगे, इसका आंसर बनकर क्या हो जाएगा तैयार। क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका लिखेंगे विवाह संस्कार वस्तुतः मनुष्य के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार से मानव जो है ना वह गृहस्थ जीवन में क्या करता है प्रवेश करता है। गृहस्थ जीवन का मतलब ही होता है कि जब तक आपका विवाह नहीं हुआ है तब तक आप है ना पढ़ लिख लिए सब कुछ कर लिए, अगर विवाह हो गया तो अब आज के बाद से अपने परिवार को देखना है, परिवार कैसे चलेगा है ना, परिवार के लोग कैसे खुश रहेंगे है ना, परिवार के साथ समाज के लोग है ना, अगल बगल के बच्चे जितने भी सारे आपके साथी है कैसे खुश रहेंगे, आपके परिवार में कभी कलह नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना गृहस्थ जीवन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना है ना। तो विवाह संस्कार के बाद मानव है ना गृहस्थ संस्कार में क्या करता है प्रवेश कर जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत है ना निम्नलिखित कर्म कांड होते हैं विवाह संस्कार के अंतर्गत। तो लिख देंगे मंडप निर्माण, वाग्दानम, वर पक्ष स्वागतम, वर वधु परस्पर निरीक्षण, कन्यादानम, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहणम, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूर दानम इत्यादि, ये सारे के सारे विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। अब हमें नहीं लगता कि एग्जाम में अगर विवाह संस्कार पूछे तब छोड़ कर आइएगा, नहीं छोड़ेगा हो सब एकदम वहाँ से लिख करके तबे घरे आना है। कोई दिक्कत है ना है। अरे समझ में गया विवाह संस्कार में क्या क्या होता है लिखा जाएगा ना, टेस्ट लेंगे दे दीजिए, टेस्ट में लिख दीजिएगा, कोई डाउट है ना होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों आ गया क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। ध्यान से, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं। शैक्षणिक दोस्तों 1 मिनट, क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा चाहे इस प्रकार रहेगा, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं अथवा शिक्षा संस्कार में कौन कौन संस्कार होते हैं, इस तरह पूछे चाहे कह देगा शैक्षणिक संस्कार कौन कौन है। बोलिए 3 गो क्वेश्चन है ना, अब तीनों क्वेश्चन में घुमा दिया है लेकिन जवाब हुआ एक ही। आपको पता है कि संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। पहले संस्कार को जन्म से पूर्व कहा जाता है, ध्यान देंगे। दूसरे संस्कार को शैशव संस्कार कहा जाता है, तीसरे संस्कार को शैक्षिक संस्कार कहा जाता है, चौथे संस्कार को विवाह संस्कार कहा जाता है, 5वें संस्कार को अंतिम संस्कार या मरणो संस्कार कहा जाता है ना, ध्यान देंगे। तो उसी में शैक्षणिक संस्कार आते हैं ना। तो उसमें कौन कौन आते हैं, शैक्षणिक का मतलब होता है शिक्षा वाला, और शिक्षा में 5 संस्कार आते हैं। कौन कौन ध्यान देंगे तो लिखेंगे शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांतम, समपवर्तनम आदि संस्कार प्रचलित है। यानी कहेगा कि शैक्षिक संस्कार में कितने संस्कार आते हैं, कौन कौन आते हैं, तो कहिएगा ध्यान से सुनेंगे। पहले अक्षराम, दूसरा में उपनयनम, तीसरा में वेदारंभ, चौथा में केशांत और 5वां में समापन। अब आपको इसको सब इसी तरह सीरियल करके याद रखना है, गड़बड़ नहीं करेंगे। अब कैसे सीरियल करके याद रखेंगे ध्यान देंगे। पहले लड़का होई तो अक्षरे न सीखी तो अक्षरम कथी हो गल, अक्षरम के बाद में आता है उपनयनम, नहीं उपनयनम कहते है उपनयनम। अब लड़कवा उपनयनम का मतलब है कि लड़का गुरुजी के घर जाएगा पढ़ेगा, तो 2 में गुरुजी के आएंगे उपनयनम, 2 में कर जाएगा। आज जब अपने गुरुजी के घर चला गया तब वेद का आरंभ क्या करेगा, वेद। आज जब वेद का आरंभ करेगा तो उसका केस कटाएगा, क्या कटाएगा, तो केशांत संस्कार क्या हो गया। ओकरा बाद में जब पूरा गुरु जी घर पढ़ लिख लेगा, साफ पूरा पढ़ लिख लेगा, शिक्षा अब उसका अब नहीं अब हो रहा जाएगा, तो गुरु जी कहेंगे बहु अब बहुत पढ़ लिए आप है ना,
अब अपना घर चल जाइए, क्योंकि अब अपना घर जाएंगे ना तो कुछ घर का काम होते हैं, उस काम को किया जाएगा और अपना अब काम कीजिएगा, ठीक है कि नहीं है। तो वहाँ से जा कर के आप गुरु जी के घर से आएंगे ना, जब गुरु जी के घर से अपने घर आएंगे तो उस संस्कार को समापवर्तन संस्कार कहा जाता है। और यह संस्कार है ना गुरु जी के घर से आएंगे तब होता है। कब होता है? तो शैक्षिक संस्कार कौन कौन सा लिखा जाएगा ना, बोलेंगे आराम से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक मिनट ऐ लड़का, एक मिनट। एग्जाम में कह देगा कि शैक्षिक संस्कार को है ना, शैक्षिक संस्कार को मतलब क्रम में सजाएं, और वही क्रम में अगर दिया रहेगा, अक्षरम भी दिया रहेगा, उपनयन सब दिया रहेगा, तो पहले अक्षरम क्या लिखेंगे, 2 में, 3 में वेदारम, 4 में और 5 में। कोई डाउट है ना? है चलेगा, लिखा जाएगा। बड़ी पसीना हो रहा है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला है संस्कार कितने प्रकार के और कौन कौन से होते हैं। देखिए संस्कार कितने प्रकार के और कौन कौन से होते हैं। देखिए प्रकार पूछा है, कितने ने पूछा है। जब कहता है कि संस्कार कितने होते हैं तब 16। अगर प्रकार पूछ ले या भेद पूछ ले तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, 5। कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5, है ना। अब चलिए सब बताते हैं। पहला देखेंगे, सॉरी संस्कार कितने होते हैं तो कहेंगे 16। कितने होते हैं, 16। सॉरी गलती हो गया यहाँ पे। संस्कार के कितने प्रकार होते हैं तो लिखेंगे संस्कार के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5। कितने होते हैं, है ना। इसे 5 वर्गों में हटाया, कितने वर्ग में हटा गया है। संस्कार के कितने प्रकार होते हैं तो 5 प्रकार, और संस्कार कितने होते हैं तो 16। कोई दिक्कत। अब लिखेंगे इसमें, है ना। पहला संस्कार जन्म से पूर्व, है ना। दूसरा होता है शैशव, तीसरा होता है शैक्षणिक, चौथा होता है विवाह, और 5वां होता है अंत्येष्टि। 5वां क्या होता है, पहला होता है जन्म से पूर्व, दूसरा शैशव, तीसरा शैक्षणिक, चौथा विवाह और 5वां लिखा जाएगा ना। ओके। अब उसी में लिखेंगे, नीचे वाले लिख देंगे। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, है ना। शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं, शैक्षणिक में 5 होते हैं, और विवाह में 1 होते हैं, और मरने के बाद में 1 होते हैं। कोई डाउट है ना, है लिखा जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 8 नंबर जाओ तुम जी। भूकंप आ गया कह रहे, बढ़ाओ सोता है। ध्यान देंगे दोस्तों, हमारे जीवन में संस्कार क्या महत्व पढ़ा दिए कि नहीं, पढ़ा दिए हैं। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है समापवर्तन संस्कार का क्या उद्देश्य है, स्पष्ट करें। ई कह देगा समापवर्तन संस्कार का क्या महत्व है, ई कह देगा। अच्छा ई कह देगा आपको, है ना, कि समापवर्तन संस्कार का वर्णन करे, ई कह देगा। और कह देना तो सबका जवाब एक होगा। समापवर्तन संस्कार जो है यह शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, शैक्षणिक, है ना। और यह समापवर्तन संस्कार जो होते हैं ना, इसको लिखेंगे कि समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। कहेगा समापवर्तन संस्कार क्या है, इसका वर्णन करिए, उद्देश्य को लिखें तो कहिएगा समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है कि गुरु के घर से, है ना, शिक्षा प्राप्त करके अपने गृहस्थ जीवन यानी अपने घर आ जाना समापवर्तन संस्कार कहलाता है। कोई डाउट है ना, है। शिक्षा समाप्ति पर गुरु अपने शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं। जब शिक्षा की समाप्ति होती है ना तो गुरु जी कहते हैं बाबू अब चल जा अपने घरे। तो उस समय कुछ वचन देते हैं, कुछ बात बोलते हैं, कुछ कहते हैं। कब कहते हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, अरे का एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि गुरु जी कब, है ना, शिष्य को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, ऐसा कब कहते हैं। ऑप्शन में दिए लगेंगे ही, उपनयन संस्कार, वेदारंभ,
अक्षरम समापवर्तन। तो यानी जब बच्चा जब शिक्षा पूरा प्राप्त कर लेता है तो गुरु जी के घर अपने घर आता है ना, तो इस संस्कार को समापवर्तन संस्कार कहते हैं, समापवर्तन। आज जब गुरु जी के घर से बच्चा अपने घर आता है तो गुरु जी कुछ उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? तो कहते हैं कि सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, धर्म का आचरण करो। यानी जब गुरु जी अपने बच्चे को घर भेजते हैं तो उस समय कुछ अपना उपदेश देते हैं, जिस उपदेश में कहते हैं कि सत्य बोलो बाबू, धर्म का पालन करो, धर्म के मार्ग पर चलो, है ना, और सभी से सत्य बोलने का निश्चय करो, ऐसा गुरुजी कहते हैं। चलिए तो लिखा जाएगा ना, कोई दिक्कत है ना? है चलिए, इसको मलेरिया बुखार हो गया। अगला दोस्तों, अब ये क्या होता है कि शांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। क्यों? यानी कि शांत संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ध्यान देंगे कि शांत संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है। चाहे कह देगा कि शांत संस्कार को वर्णन करे, कि शांत संस्कार को वर्णन करे। तो दोस्तों लिखिएगा ध्यान से कि शांत संस्कार में गुरु गृह में ही सर्वप्रथम सौर कर्म होता है। यानी कि शांत संस्कार जो होता है ना, वह गुरु के घर होते हैं। कहाँ होता है? गुरु। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किसान संस्कार कहाँ होता है, गुरु के घर या बच्चे के अपने घर? गुरु के घर। क्या होते हैं? यहाँ गोदान मुख्य कर्म होता है, इसलिए साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। यानी किसान संस्कार मतलब होता है बच्चे का पहली बार मुंडन कराना। बच्चे का पहली बार मुंडन कराना, गुरु के घर बच्चे का पहली बार मुंडन कराना किसान संस्कार कहा जाता है। वो किसान संस्कार जो है ना, उस समय बच्चे की माँ यानी शिष्य की माँ, बच्चे की माँ जाते हैं गुरु जी के पास और कहते हैं, है ना, कि गुरु जी हम कुछ दान में देने के लिए लाए हैं। लड़का आपको कुछ दान में देने के लिए लाए हैं। तो बहुत ऐसे अभिभावक हैं, कोई कपड़ा देता है, कोई लकड़ी देता है, कोई चावल देता है, कोई पैसा देता है, कोई कुछ देता है, लेकिन गुरु जी इसको सबको, है ना, मतलब मुख्य रूप से अच्छा नहीं मानते हैं। जो अभिभावक महोदय गाय को दान में देते हैं, कब? किसान संस्कार। जब गुरु जी के घर में मुंडन होता है उस समय अभिभावक महोदय अपने इस मुंडन के शुभ अवसर पर गाय को दान में देते हैं। गाय को दान, इसी को गोदान कहा गया। क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? गोदान। तो देते हैं, और यह जो दान होता है एकदम क्या होता है? प्रमुख। क्या होता है? प्रमुख। और इसी दान को गोदान कहा जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान देंगे। किसान संस्कार में गुरु गृह में ही सर्वप्रथम सौर कर्म का होता है। सौर कर्म होता है, सौर कर्म का होता है मुंडन। क्या होता है? मुंडन। यहाँ गोदान मुख्य कर्म होता है। क्या होता है? यानी गाय का दान देना क्या होता है? मुख्य कर्म होता है। इसीलिए साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा गया है। मतलब काहे कहल जाले, देख ला, किसान संस्कार को गोदान संस्कार काहे कहल जाले। ऐसे जब किसान मुंडन होता है ना, तो इस समय गाय को दान देना प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रमुख। जब केस पहली बार गुरु जी के घर एक बच्चे का केस कटाता है ना, मुंडन होता है, तो इस समय गाय का दान देना प्रमुख माना जाता है। इन्हीं प्रमुखता के कारण इसे गोदान संस्कार कहा जाता है। लिखा जाएगा ना, लिखिएगा। किसान संस्कार, है ना, गुरु के घर होते हैं। किसान संस्कार गुरु के घर होते हैं। इस समय गाय को दान देना प्रमुख माना जाता है। इन्हीं गाय के दान को प्रमुखता को गोदान कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो किसको गोदान संस्कार कहा जाता है दोस्तों? किसान को। किसको कहता है? किसान। लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ना। आपको जैसे मर्जी वैसे
मर्जी कहे तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में लिख सकते हैं, चाहे अभी हम जो बोले हैं इसको भी आप लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी, दोनों आंसर सही है। दोस्तों 12 नंबर आते हैं। 12 नंबर है सभी संस्कारों के नाम लिखें अथवा संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है उनके नाम लिखें। सभी संस्कार यानी 16 संस्कार का नाम लिखना है। तो दोस्तों 16 संस्कार का नाम लिखिएगा कि है ना, एक में लिखेगा गर्भधारण संस्कार, 2 में पूषावनम, 3 में सीमंतोनयनम, 4 में जातकर्मणम, 5 में नामकरणम, 6 में निष्कर्मणम, 7 में अन्नप्राशनम, 8 में मुंडन संस्कार, 9 में वेदारंभम, 10 में कर्णवेदी और 11 में उपनयन संस्कार, 12 में वेदारंभ और नहीं 12 में 13 में केशान संस्कार, 14 में समवर्तन संस्कार, 15 में विवाह संस्कार और 16 में अंत्येष्टि संस्कार। कोई दिक्कत नहीं ना है ना? कोई दिक्कत है ना किसी को? समझ में सबको आ गया? चलिए आगे आते हैं। दोस्तों 1 मिनट आ जाते हैं, 1 मिनट थोड़ा दूर। दोस्तों अगला देखेंगे ध्यान से। यहाँ कहा गया है कि 600 संस्कार पर प्रकाश डाले। 600 संस्कार पर क्या डाले? प्रकाश डाले, यानी दोस्तों अगला देखेंगे। कहा गया है कि 600 संस्कार पर प्रकाश डाले। प्रकाश डालने का मतलब होता है कि 600 संस्कार के बारे में बताएं। 600 संस्कार के बारे में बताएं कि 600 संस्कार क्या होता है ना? तो आपको पता है ना 600 संस्कार क्या होता है? 600 संस्कार जो होता है ना, यह संस्कार का दूसरा रूप है। दूसरा है, क्या है? दूसरा है। और उसमें कुल 16 संस्कार कितने का होते हैं? 16। कितने होते हैं? सॉरी 6 संस्कार का दूसरा 600 संस्कार है और उसमें 6 होते हैं संस्कार। कितने संस्कार? 6। बस 600 संस्कार के बारे में बता देना, इसका जवाब क्या हो जाएगा? तैयार। जवाब क्या हो जाएगा? तैयार। तो दोस्तों लिखे हैं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार, है ना, संस्कृति के अनुसार संस्कार को, है ना, संस्कार को 600 संस्कार को, है ना, 5 भागों में विभाजित किया गया है। जिस 1 मिनट, भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें 600 संस्कार जो है दूसरा भाग है। जिसमें 600 संस्कार क्या है? कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसमें लिखे हैं 600 संस्कारों पर प्रकाश डाले, तो जवाब लिखे हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें संस्कार का दूसरा भाग 600 संस्कार है। इस संस्कार के तहत जातकर्म, नामकरण, है ना, निष्कर्णम यानी बाहर निकलना, अन्नग्रहणम, चूड़ाकरण, कर्णवेदी आदि संपन्न किए जाते हैं। यानी कहेगा कि 600 संस्कार पर प्रकाश डाले, चाहे कह देगा कि 600 संस्कार क्या है, चाहे कह देगा 600 संस्कार के बारे में बताएं या इसे आप क्या समझते हैं। 600 संस्कार के बात आ गए तो लिखिएगा कि भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से, है ना, दूसरा भाग 600 संस्कार है ना। इसमें पहला क्या है जानेंगे? जात कर्म। 600 संस्कार के अंतर्गत 6 संस्कार कितने आते हैं? पहला आ जाएगा जात कर्म, दूसरा हो जाएगा नामकरणम, तीसरा आ जाएगा निष्कर्णम, चौथा आ जाएगा अन्नप्राशनम, 5वां चूड़ाकर्ण और 6ठा हो जाएगा कर्णवेद। कभी कर्णवेद। कोई दिक्कत है ना है? लिखा जाएगा हो। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे।
जन्म से पूर्व और मरणोपरांत संस्कार कौन कौन से होते हैं? कौन कौन संस्कार होते हैं? जन्म से पूर्व और मरणोपरांत कौन कौन संस्कार होते हैं? तो लिखेंगे जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 3। गर्भाधानम, पुंसावनम, सीमंतोनयनम। जन्म से पूर्व कितने होते हैं? 3। कौन कौन? और मरणोपरांत जिसको अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान होता है। लिख देंगे मरणोपरांत का मतलब होता है अंत्येष्टि संस्कार। क्या होता है? अंत्येष्टि संस्कार। एग्जाम में पूछेगा कि जन्म से पूर्व और मरणोपरांत संस्कार से कौन कौन से होते हैं? तो लिखेंगे जन्म से पूर्व 3 होते हैं, पुंसावनम गर्भाधानम, पुंसावनम, सीमंतोनयनम। और मरणोपरांत में अंत्येष्टि संस्कार एक अनुष्ठान होते हैं। कोई डाउट? लिखा जाएगा ना? 14 ना 15 में चलेंगे। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो कहिएगा संस्कार का मौलिक अर्थ है परिमार्जन रूप और गुणाधान रूप है। संस्कार का मौलिक अर्थ है परिमार्जन रूप और गुणाधान रूप। परिमार्जन का मतलब ज्ञान को अर्जन करना और गुण को अर्जन करना। गुण को और ज्ञान को क्या करना? अर्जन करना। अगला दोस्तों, गर्भाधान का संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान संस्कार का प्रयोजना क्या है? तो कहिएगा गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन गर्भ रक्षा से। किससे है? यानी गर्भाधान जो संस्कार है ना वह गर्भ रक्षा के लिए किया जाता है। कोई डाउट नहीं ना है? अगला क्वेश्चन, उपनयन संस्कार का वर्णन करें। उपनयन संस्कार क्या होता है? तो कहिएगा कि जब गुरुजी अपने शिष्य को अपने आश्रम में ले जाकर जब शिक्षा देते हैं या लेकर जाते हैं, इसी प्रक्रिया को या क्रिया को उपनयन संस्कार कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? यानी आपके 17 प्रश्न के जवाब समाप्त हो गए। उम्मीद करते हैं कि आपको 17 के 17 प्रश्न याद हो गए होंगे। और हम बोल दिए ना कि आज तारीख है कितना? आज तारीख है 20 अगस्त।